Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 7 of the chapter 5 Laws of Motion of class 11. In this video, I am going to discuss Aristotle's fallacy and Galileo's law of inertia. First of all, Aristotle fallacy. अरस्तु का झूठा विश्वास। फैलेसी का अर्थ होता है झूठा विश्वास या भ्रांति। अरस्तु was a Greek thinker, philosopher. About 350 BC, Aristotle gave his idea about the motion of an object. According to this idea, an external force is needed to keep a body in its motion. अरस्तु का यह विचार था कि किसी वस्तु में, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन तभी होगा जब उस पर बाहर से बल, बाहरी कोई चीज़, बाहरी एजेंसी या बाहरी बल अप्लाई किया जाए, आरोपित किया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही गेव एन एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यह कहा कि अगर किसी क्षैतिज सतह पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने के लिए उसे बाहर से बल लगाना होगा। उसे हम अपने हैंड से जब वस्तु को पर बल लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वह बॉडी मोशन में आ जाएगी। और जैसे ही हम अपने हाथों के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किए हैं ऑब्जेक्ट पर, उसको अगर हटा लें अपने हाथों को, जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, उसको मोशन में लाने के लिए पुश किया गया, तो अपने हैंड्स को अगर हटा लेते हैं उस ऑब्जेक्ट पर से जिसके द्वारा पुश किया जा रहा है, तो वह उस वस्तु का वेग घट करके शून्य हो जाएगा, वस्तु रुक जाएगी। तो किसी वस्तु के मोशन को बनाए रखने के लिए अरस्तु का यह विचार था, आइडिया था कि उस पर हमेशा एक बाहरी फोर्स, बाहरी बल की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही बल हटा लिया जाएगा उस वस्तु पर से, वह वस्तु रुक जाएगी। So an external force is always needed to keep an object in its motion. If the external force is removed, the object comes to rest. So write down Aristotle fallacy. According to Aristotle, जिसको हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है, महान दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक, ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड, to set a body in motion. This was Aristotle's idea about the motion of an object. कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बनाए रखने के लिए हमेशा उस पर बाहरी बल की जरूरत होगी। अगर बल हटा देंगे तो वह वस्तु रुक जाएगी।
हालांकि ये फैलेसी निकली, ये अरस्तु साहब का झूठा भ्रम था, झूठा विश्वास था। बाद में गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह बतलाया कि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए हमेशा बाहरी बल की जरूरत नहीं होती। यदि किसी सरफेस को, हॉरिजॉन्टल सरफेस को स्मूथ कर दिया जाए, यदि सरफेस को स्मूथ कर दिया जाए और बॉडी को अगर बाहरी बल के द्वारा मोशन में ला दिया जाए, तो बाहरी बल हटा लेने के बाद भी वह वस्तु अनवरत अनंत काल तक, अनंत समय तक मोशन में ही रहेगी, बशर्ते कि जो बाहरी फैक्टर्स हैं, जैसे हवा का प्रतिरोध है, एयर रेजिस्टेंस है, या फ्रिक्शन है सरफेस का, उसको रिमूव कर दिया जाए, उसको हटा लिया जाए। वह अगर फैक्टर्स नहीं हो, फ्रिक्शन फैक्टर और एयर रेजिस्टेंस, परंतु वास्तव में कोई भी सरफेस एकदम से फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता, घर्षणलेस नहीं हो सकता। यह आइडियल सिचुएशन होगा। लेकिन गैलीलियो साहब का यह आइडिया, उस आइडिया ने अरस्तु का जो झूठा विश्वास था मोशन के बारे में, कि किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मोशन बनाए रखने के लिए हमेशा बाहरी बल, या किसी सरफेस पर मोशन बनाने के लिए हमेशा बनाए रखने के लिए हमेशा बाहरी बल की जरूरत होगी। तो गैलीलियो ने यह बतलाया कि इसके लिए उन्होंने कई प्रयोग किए, एक से अधिक प्रयोग किए, और इस आधार पर, इस नतीजे पर पहुंचा गया गैलीलियो द्वारा कि किसी वस्तु को मोशन बनाए रखने के, वस्तु के मोशन को बनाए रखने के लिए हमेशा बाहरी बल की जरूरत नहीं होती। अगर सतह को, सरफेस को स्मूथ कर दिया जाए और हवा का भी रेजिस्टेंस अगर उस पर एक्ट न करे, तो उस सिचुएशन में बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, समरूप चाल के साथ, समरूप गति के साथ अनंत समय तक गति बनाए रखेगी। लेकिन यह आइडियल सिचुएशन होगा। वास्तव में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स को, सरफेस के फ्रिक्शन फोर्स को हम टोटली ओवरकम नहीं कर सकते, पूर्णतः उसको घर्षण रहित नहीं मान सकते, और हवा का रेजिस्टेंस भी, एयर का रेजिस्टेंस भी उस ऑब्जेक्ट के मोशन को इन्फ्लुएंस करेगा, उसको, मोशन को बाधित करेगा, उसमें रुकावट उत्पन्न करेगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि किसी वस्तु के मोशन को बनाए रखने के लिए हमेशा बाहरी बल की जरूरत नहीं होती है। वस्तु खुद भी अनंत समय तक, बहुत देर तक समरूप चाल से किसी सतह पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर गतिशील रह सकती है। इसके अलावा गैलीलियो ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में यह बतलाया कि कोई वस्तु अगर इंक्लाइन प्लेन पर, नट समतल पर, कोई झुका हुआ तल है, किसी सपोर्ट पर से आधारित, किसी सपोर्ट से लगा हुआ कोई इंक्लाइन प्लेन है, तो उस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है, कोई वस्तु, तो उसका वह एक्सीलरेट होगी, उसका वेग बढ़ेगा। अगर कोई वस्तु डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, according to Galileo, one of the experiment an object moving down on an inclined plane, inclined plane का मतलब झुका हुआ तल, नट समतल, जो हॉरिजॉन्टल से सीढ़ी नुमा, मतलब उसको लैडर से, लैडर टाइप का, जैसे लैडर किसी वर्टिकल वाल पर लगा दिया जाए तो इंक्लाइन प्लेन जैसा हो जाता है। तो उसी ढंग से किसी सपोर्ट से अगर कोई इंक्लाइन प्लेन अगर किसी सपोर्ट से टिका हो, या किसी सपोर्ट से अटैच्ड हो, इंक्लाइन प्लेन वर्टिकल सपोर्ट से, तो उस पर अगर बॉडी डाउनवर्ड मोशन अगर करती है, कोई वस्तु डाउनवर्ड मोशन अगर में है, तो वह एक्सेलरेट करेगी, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो उस एक्सपेरिमेंट में गैलीलियो ने बतलाया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर अगर मोशन में है तो उसका स्पीड बढ़ेगा, और अगर इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड मोशन में है तो उसका स्पीड बढ़ेगा, मतलब बॉडी एक्सेलरेट होगी,
वह वस्तु त्वरित होगी, और यदि वह वस्तु इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की ओर गतिशील होगी तो उसका वेलोसिटी घटेगा। और तीसरी सिचुएशन हो सकती है जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मोशन करे तो वह इंटरमीडिएट स्टेट होगा, मतलब इन दोनों का इंटरमीडिएट, बढ़ने का स्पीड बढ़ने का डाउनवर्ड मोशन में इंक्लाइन प्लेन पर और स्पीड घटने का अपवर्ड मोशन में इंक्लाइन प्लेन पर, और एक इंटरमीडिएट स्थिति होगी, इंटरमीडिएट सिचुएशन, मध्यवर्ती स्थिति होगी जब और कोई ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मोशन करेगा तो उसका वह यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन करेगा, न उसका स्पीड घटेगा या ना और न ही बढ़ेगा। दैट इज द बॉडी इज नाइदर एक्सीलरेटेड nor retarded while it is moving on a smooth horizontal surface. So this was the idea of Galileo in one of his experiment. According to Galileo's one of the experiment, an object moving downward on or over an inclined plane, a smooth inclined plane, it is accelerated, its motion is accelerated, its motion is accelerated, or the body is accelerated, it is accelerated means its speed increases, while during upward motion of an object of the object, while during the upward motion of the object, its speed decreases or the body or the object is retarded, its motion is retarded। जब अपवर्ड मोशन होगा इंक्लाइन प्लेन पर तो बॉडी स्मूथ इंक्लाइन पर अपवर्ड मोशन होगा तो बॉडी का मोशन रिटार्ड होगा, बॉडी का स्पीड घटेगा। और जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करेगा तो वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन करेगा, न उसका स्पीड बढ़ेगा न ही घटेगा, मतलब दोनों का इंटरमीडिएट सिचुएशन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मोशन के समय। While during the upward motion of the object, its speed, that is the speed of the body decreases, its speed decreases or the body is retarded, and or the motion of the body object is retarded or its motion is retarded while moving upward on an inclined plane। जब नट समतल पर, तिरछे तल पर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर गतिशील होगी तो उसका स्पीड घटेगा, और जब इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की ओर मोशन में होगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, और इट्स मोशन इज रिटार्डेड while the object is moving upward or up over an inclined plane or on an inclined plane, its motion is retarded। On the other hand, the motion of an object is neither accelerated nor retarded, न तो उसकी गति त्वरित होगी न ही मंदित होगी ऑब्जेक्ट की गति। कब? जब ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मोशन करेगा। इफ द बॉडी मूव्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द बॉडी नाइदर एक्सेलरेटेड नॉर retarded। On the other hand, the body is neither accelerated nor retarded, that is moves with the object moves with uniform velocity, that is the object moves with uniform velocity or uniform speed
uniform speed on a smooth horizontal surface. On a smooth horizontal surface. This is one of the experiment of Galileo regarding the motion of an object. Moves with uniform speed, that is the object moves with uniform speed on a smooth horizontal surface. Horizontal surface. और इस एक्सपेरिमेंट को हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डायग्राम से भी इस एक्सपेरिमेंट को, गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है. Now Galileo's two experiments can be demonstrated in figure 1 and figure 2 respectively. Three situations: figure 1a, figure 1b and figure 1c. In Galileo's first experiment, when a ball is moving downward on an inclined plane, this is inclined plane, supported to a vertical, this is vertical, this is inclined plane. If a ball moves downward on an inclined plane, its speed increases. जैसा कि गैलीलियो ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में बतलाया कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु नर समतल पर, आनत तल पर, जो क्षैतिज से कुछ कोण पर झुका हो, कुछ एंगल से झुका हो, इंक्लाइंड हो, और उस पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका स्पीड इंक्रीज करेगा, मतलब बॉडी एक्सेलरेट होगा, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा. तो ये सिचुएशन फिगर 1a में इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है, निरूपित किया गया है, दर्शाया गया है. और फिगर 1b में, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया कि गैलीलियो साहब ने यह बतलाया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर सपोज करते हैं ये बॉल अगर इंक्लाइन प्लेन पर, नर समतल पर, झुका हुआ समतल पर क्षैतिज से कुछ झुकाव वाले, यहाँ क्षैतिज से इंक्लिनेशन यहाँ भी है, यहाँ भी इंक्लिनेशन है, और वर्टिकल से, कोई वर्टिकल सपोर्ट से इंक्लाइन प्लेन उस पर टिका हुआ है, उससे लगा हुआ है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है, अपवर्ड मोशन करता है, तो उसका स्पीड घटेगा. इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बतलाया कि स्पीड उसका डिक्रीज करेगा. स्पीड डिक्रीजेज इफ ए बॉल मूव्स अप ओवर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, a smooth inclined plane. That means the body is retarded over the smooth inclined plane. And in third situation, which is represented in figure 1c, the ball or the object neither accelerated nor retarded, but it moves with uniform speed on a smooth horizontal surface. This is a smooth horizontal surface. तो बॉडी का स्पीड अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, द स्पीड ऑफ द बॉडी नाइदर एक्सेलरेटेड नॉर रिटार्डेड. उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉल का, यहाँ बॉल मोशन में है. तो थर्ड सिचुएशन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के थर्ड सिचुएशन में, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर स्मूथ हो, चिकना क्षैतिज तल हो, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, और उस पर बॉडी को अगर मोशन में लाया जाता है, तो वह बॉडी, वह ऑब्जेक्ट, वह बॉल न तो रिटार्ड करेगा, न तो एक्सेलरेट करेगा, न तो उसका स्पीड बढ़ेगा, न ही घटेगा, बल्कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ मोशन करेगा. तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए बाहर से हमेशा बल लगाए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिना बल लगाए भी वस्तु बहुत लंबे समय तक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मोशन कर सकता है, बशर्ते प्रोवाइडेड that surface taken to be smooth, that surface to be smooth, that surface is to be smooth, then there is no need of external force to provide
मोशन ऑफ द बॉडी। तो इससे इनर्शिया की जानकारी मिल रही है कि बॉडी का मोशन, अगर कोई बस ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू करेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स लगाकर उसे कंपेल उसको नहीं किया जाए, बाध्य नहीं किया जाए उसे रुकने के लिए। और यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट दोनों आइडेंटिकल चीज है। इससे यह भी स्पष्ट होता है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट both are equivalent to each other because in both cases there is no need of external force। वस्तु ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो बाहर से कोई बल की जरूरत नहीं है, रेस्ट में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन में है तो लंबे समय तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यहाँ पर भी कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। और इसके आधार पर गैलीलियो ने अपना एक लॉ दिया, इनर्शिया का लॉ दिया, जिसे गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, जिसके अनुसार कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहना चाहती है या कोई वस्तु रेस्ट में रहना चाहती है, और नहीं तो स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सीधी रेखा में, सरल रेखा में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना चाहती है, बशर्ते कोई बाहरी बल उस पर क्रियाशील न हो। तो इसे गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। और इनर्शिया, जिसको हिंदी में जड़त्व या जड़ता कहा जाता है, which is the property of a body due to which an object remains in rest or moves in a straight line with uniform speed provided the external force or all external forces acting on the body is zero. This property of body is called inertia. Inertia means resistance to its change in the state. किसी वस्तु की अपनी जो अवस्था है, पूर्व अवस्था है, उसमें रुकावट। पूर्व अवस्था में बॉडी पूर्व अवस्था में रहना चाहती है, मतलब पूर्व अवस्था में कोई अगर रुकावट होगा, या तो ऑब्जेक्ट को गति में लाने का प्रयास किया जाएगा, या बॉडी मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो उसका वो अपोज करेगी। मतलब रेजिस्टेंस इन इट्स इनिशियल स्टेट इज इनर्शिया। और एक अदर एक्सपेरिमेंट में, जिसको मैंने फिगर 2A, फिगर 2B और फिगर 2C में डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इसमें भी 3 सिचुएशन। यहाँ डबल इंक्लाइन प्लेन, अगर कोई वस्तु दोहरे आनत तल पर अगर मोशन करता है जैसे कि, तो उसमें अगर बॉल को जितने हाइट से अगर मोशन के लिए फ्री किया गया है, जैसे h हाइट से बॉडी को मोशन, यहाँ बॉल है, इसको मोशन, ये डबल इंक्लाइन प्लेन है, वन प्लेन इधर है और दूसरा प्लेन यहाँ है, इंक्लाइन प्लेन है चाहे कर्व सरफेस, इस ढंग से डबल। तो जितने हाइट से बॉडी को रिलीज किया गया है रेस्ट से, तो बॉडी इस सरफेस पर, इस डबल इंक्लाइन प्लेन और जो कनेक्टेड है बीच में ये जो पार्ट है, तो उससे होते हुए अगर जितने हाइट से बॉडी को रिलीज किया गया है, और अगर इंक्लिनेशन दोनों साइड का, इंक्लाइन प्लेन का जो दोनों साइड का जो नर्व समतल है, इंक्लाइन प्लेन है, उसका इंक्लिनेशन अगर सेम है, तो जितने हाइट से बॉडी को लेफ्ट माने फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन पर से रिलीज किया गया है, मुक्त किया गया है रेस्ट से, उतना ही हाइट बॉडी दूसरे सरफेस पर भी, दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर भी बॉडी उतनी ही हाइट अटेंड करेगी। अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो ने एक दूसरे सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया, इसके बारे में बतलाया। लेकिन अगर किसी एक इंक्लाइन प्लेन, सपोज करते हैं दूसरे इंक्लाइन प्लेन का जो स्लोप है उसको पहले स्लोप ज़्यादा है, अब स्लोप को घटा दिया जाए, तो फिर से बॉडी
जितने हाइट से रिलीज किया गया है फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन पर, उससे कनेक्टेड सेकेंड इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन अब स्लोप कम कर दिया गया, तो बॉडी फिर से दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर उतनी ही हाइट अटेंड करेगी, लेकिन इसके लिए उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। देख रहे हैं, यह देखा जा सकता है कि बॉल को यहाँ से रिलीज किया गया फर्स्ट जो इंक्लाइन प्लेन है, और बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल ये सेकेंड इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन को घटा दिया गया और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल थोड़ा कर दिया गया, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ज़्यादा इसे कर दिया गया, तो बॉडी फिर से सेकेंड इंक्लाइन प्लेन पर उतना ही हाइट अटेंड करेगी जितने हाइट से उसे फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन पर रिलीज किया गया है, मुक्त किया गया है मोशन में, जितने हाइट से उसे मोशन में लाया गया, माने रेस्ट से रिलीज किया गया है, मोशन में बॉल आ गया, जितने हाइट से उतना ही हाइट फिर से सेकेंड इंक्लाइन प्लेन पर भी बॉडी फिर उतना ही हाइट अटेंड करेगा। लेकिन इस सिचुएशन में चूंकि स्लोप सेकेंड इंक्लाइन प्लेन का स्लोप कम कर दिया गया है फर्स्ट सिचुएशन से, फिगर 2A से, तो बॉडी को अब वहाँ तक उस हाइट तक पहुँचने के लिए, सेकेंड इंक्लाइन प्लेन पर उतना हाइट तक पहुँचने के लिए जब सेकेंड इंक्लाइन प्लेन का स्लोप कम कर दिया गया, तो बॉडी को अब ज़्यादा डिस्टेंस पहले के रेस्पेक्ट में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, लेकिन बॉडी उतना ही हाइट अटेंड करेगी जितना कि फर्स्ट केस में, जितने हाइट से उसको रिलीज किया गया है रेस्ट से। और अब अगर सेकेंड इंक्लाइन प्लेन का स्लोप बिल्कुल कम करके, बिल्कुल घटाकर उसे जीरो कर दिया जाए, सेकेंड इंक्लाइन प्लेन का सरफेस, डबल इंक्लाइन सरफेस है ये प्लेन है, तो सेकेंड इंक्लाइन प्लेन का सरफेस को अगर इंक्लाइन सरफेस को अगर उसके स्लोप को पूरी तरह से घटा करके, डिक्रीज करके एकदम जीरो कर दिया जाए, एकदम से ये स्लोप जीरो हो गया, देखिए एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया, तो यहाँ पर बॉडी देखिए एच हाइट से रिलीज करने के बाद, जितने हाइट से बॉडी को रिलीज किया गया है एच हाइट से, ये फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन से, मैंने लेफ्ट साइड में जो इंक्लाइन प्लेन है, अब इसके बाद सेकेंड साइड के इंक्लाइन प्लेन का स्लोप को घटा करके जीरो कर दिया गया, मतलब टोटली इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया गया सरफेस को, सेकेंड वाला जो सरफेस है पूरा इंक्लाइन का स्लोप खत्म कर दिया गया, उसे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए, तो बॉडी इन्फिनिटी की ओर, बॉडी टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, बॉडी लगातार मोशन करते हुए हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यूनिफॉर्म मोशन करते हुए लगातार इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस तक। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट की हेल्प से गैलीलियो साहब ने अपना इनर्शिया का लॉ दिया, जिसे गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, जिसके अनुसार ए बॉडी continues in rest or in uniform motion on a straight line on the horizontal unless all external forces acting on the body is zero. That is, no external force or forces acting on the body. If no external force or forces acting on the body continues to be in rest or in uniform motion. और इसी को आधार मानते हुए न्यूटन साहब ने भी अपना लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दिया, जिसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। तो उसका बेस गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। नाउ राइट डाउन गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया on the basis of Galileo's experiments. An object or a body continues to be in rest, continues to be in rest or moving in a straight line with uniform velocity or uniform speed, or moving in a straight line with uniform speed in the absence of an external force or all external forces. In the
absence of an external force that is if no external force act on the no external force or external forces acting on the body. In the absence of an external force or all external forces, and it is called Galileo's law of inertia. And inertia is the resistance to change in a state, initial state of an object or a body. किसी भी वस्तु या पिंड का, ऑब्जेक्ट का अपनी पूर्व स्थिति, इनिशियल स्टेट, दैट मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन पर बनाए रखने की का जो गुण है उसे इनर्शिया कहा जाता है. दैट इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन इनिशियल स्टेट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स स्टेट. इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, विरोध, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू चेंज इन एनी स्टेट, दैट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ मोशन. किसी में भी वस्तु, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी. अगर वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है, समरूप वेग से गतिशील है, समरूप चाल से गतिशील है सरल रेखा पर, तो वह अपनी गति को, यूनिफॉर्म स्पीड को, यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखना चाहेगी. इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं. तो इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट इन initial state means either in rest or in uniform motion, that is either rest or uniform motion on a straight line. This is the initial state. तो दोनों में ही अगर चेंज होगा तो उसका अपोजिशन, रेजिस्टेंस, वस्तु अपोज करेगी, प्रतिरोध, उस चेंज का प्रतिरोध करेगी, उसमें उस चेंज का में रुकावट, उस चेंज में बॉडी के इनिशियल स्टेट में जो चेंज होगा उसमें रुकावट उत्पन्न करेगी, और वस्तु के उस गुण को इनर्शिया कहा जाता है. सो इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन इनिशियल स्टेट, दैट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज द इनिशियल स्टेट. तो उसमें जो रेजिस्टेंस है का जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, उसके इनिशियल स्टेट में चेंज का, उसे इनर्शिया कहा जाता है. तो इस प्रकार गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया को डिफाइन किया गया, और उसके साथ प्रारंभ में एरिस्टोटल का जो झूठा विश्वास या गलत विश्वास था उसके बारे में भी डिस्कस किया गया इस पार्ट में. अगले पार्ट में मैं न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करूंगा. थैंक यू वेरी मच.